अब बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आता है यहाँ बार बार कि सर ये कोप्राइम इंटीजर्स आप क्या बोल रहे हो, कोप्राइम इंटीजर्स क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग हो, डिवाइड ही ना हो, तो ऐसे नंबर का जो डिवाइड करेंगे तो आपका जो डेसिमल आएगा या तो वो टर्मिनेट करेगा या फिर टर्मिनेट नहीं करेगा, और अगर नहीं करेगा तो वो क्या मिलेगा? रिपीटिंग नंबर के साथ आएगा। एग्जाम्पल से बताता हूं। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम है आशीष। वेलकम टू माय चैनल कंसेप्ट कोर, जहां पे आपको हर कंसेप्ट सिखाया जाएगा कोर के साथ। तो आज का टॉपिक हम शुरू करेंगे बच्चों, क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है रियल नंबर्स। तो आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस चैप्टर के जो इंट्रोडक्शन है वो हम समझने वाले हैं, क्योंकि जब तक बच्चों इंट्रोडक्शन समझ ना आए, चैप्टर की डिटेल समझ ना आए, उस चैप्टर को थोड़ा सा समझना बच्चों के लिए मुश्किल हो ही जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, होपफुली अच्छी ही लगेगी, पूरी मेहनत के साथ बहुत अच्छे से कोशिश कर रहा हूँ वीडियो बनाने की। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहन के साथ, सिस्टर्स के साथ, कजन्स के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो जैसे बच्चों मैंने बताया, चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। तो सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि आज के टॉपिक्स हमारे क्या क्या रहने वाले हैं और इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बच्चों बात करेंगे टॉपिक्स की, जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बच्चों हमें पता होना चाहिए रियल नंबर्स क्या है। जैसे चैप्टर का नाम है रियल नंबर, तो पता तो होना चाहिए ना रियल नंबर्स होते क्या हैं। इसके अलावा और हम क्या पढ़ने वाले हैं इसके अंदर? रियल नंबर्स, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है, जरूरत पड़ने वाली है। फिर हम इसी के ऊपर बात करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है। उसके बाद बच्चों हमारे पास आएगा एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है और उसके क्या क्या वेज हैं, मेथड्स हैं फाइंड करने की। फिर हम पढ़ेंगे बच्चों इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, एचसीएफ और एलसीएम के बीच में क्या रिलेशन है ये पढ़ेंगे। और लास्ट में हम पढ़ेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम की एप्लीकेशन कहाँ है, हम इसको डेली लाइफ में यूज कहाँ करते हैं, या अगर कोई क्वेश्चन आता है हमें कैसे पता लगेगा कि उसमें एचसीएफ निकालना है या फिर एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले टॉपिक शुरू करने से पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर एक्चुअल में क्या होता है? दो नंबर से मिलकर बने होते हैं, रैशनल और इरैशनल। जितने भी रैशनल नंबर पाए जाते हैं या जो रैशनल नहीं होते उनको हम क्या बोलेंगे? इरैशनल नंबर। तो जितने भी रैशनल नंबर्स हैं और जितने भी इरैशनल नंबर्स हैं उनको कलेक्टिवली हम बोलते हैं रियल नंबर्स। हालांकि रैशनल, इरैशनल या इसके अलावा और भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लीज वहां पे जाके आप इसको भी चेक कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया बच्चों की रियल नंबर है वो रैशनल और इरैशनल नंबर को मिलाकर सारे नंबर्स को कलेक्टिवली हम बोलते हैं रियल नंबर्स। सबसे पहले हमें यह भी पता होना चाहिए रैशनल नंबर क्या है और इरैशनल नंबर क्या है। जैसे कि हमने क्लास 7th में या छोटी क्लास में हमने पढ़ा है, रैशनल नंबर क्या होते हैं? ऑल द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू। किसी भी नंबर को अगर मैं पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूं, पर यहां दो कंडीशन है कि मेरा जो डिनोमिनेटर क्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए, और पी और क्यू जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हैं दोनों ही नंबर को प्राइम इंटीजर्स होने चाहिए। एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, जहां पे क्यू 0 नहीं हो सकता और पी और क्यू दोनों क्या रहेंगे? को प्राइम इंटीजर्स होंगे, ऐसे नंबर को हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। अब बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आता है यहां बार बार कि सर ये को प्राइम इंटीजर्स आप क्या बोल रहे हो, को प्राइम इंटीजर्स क्या होते हैं? तो थोड़ा सा ये जरूर पता होना चाहिए ये को प्राइम इंटीजर्स क्या होते हैं। दो ऐसे नंबर जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही हो, ऐसे दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही हो,
ऐसे नंबर को बोलते हैं हम लोग को प्राइम नंबर। तो इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। सपोज करते हैं मेरे पास एक को प्राइम नंबर है 8, एक नंबर मैं कहता हूं मेरे पास है 9। अब ये नंबर का अगर मैं कॉमन फैक्टर निकालूं, कॉमन फैक्टर मतलब 8 बताइए जी किस किस की टेबल पे आता है? 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में 8 भी आता है, 4 की टेबल में भी आता है, 8 की टेबल में भी आता है। तो ये क्या बन गए? 8 के फैक्टर्स बन गए। 9 किस किस की टेबल में आता है? 1 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 9 की टेबल में आता है। अब दोनों के फैक्टर में से बताइए कॉमन फैक्टर क्या है? तो सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है जो क्या है? 1 है। ऐसे नंबर जिनका एक ही कॉमन फैक्टर हो 1, ऐसे नंबर को बोलते हैं को प्राइम नंबर। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपका कोई रैशनल नंबर है, ऊपर नीचे वाला नंबर 1 के अलावा किसी की टेबल पे सेम नंबर पर कटना नहीं चाहिए, ऐसे नंबर को बोलते हैं को प्राइम नंबर। और अगर मैं इंटीजर वर्ड बोल रहा हूं, इसका मतलब ऊपर वाला नीचे वाला दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, ऊपर वाला नेगेटिव नीचे वाला पॉजिटिव हो सकता है, ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव भी हो सकता है। तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं रैशनल नंबर। जैसे एग्जांपल लिखा है 2/3, 2/3 में जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं है, और ये दोनों ही नंबर को प्राइम इंटीजर्स हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, इंटीजर तो है, को प्राइम है, 1 के अलावा किसी के टेबल पे नहीं कट रही है। अगर इसकी जगह मैंने लिखा है -2/-3, ये भी रैशनल नंबर है, दोनों डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर हमारे नेगेटिव भले ही हैं, इंटीजर्स हैं, डिनोमिनेटर 0 नहीं है, और ऊपर नीचे वाले नंबर 1 के अलावा किसी भी टेबल पे कैंसल नहीं हो रहे हैं, ये भी आपका रैशनल नंबर है। अगर मैं लिखूं -2/3 या मैं लिख दूं 2/-3, ये भी हमारे क्या है? रैशनल नंबर ही है। अच्छा, अगर आपसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछूं कि सर 0 कोई रैशनल नंबर है? जी हाँ, 0 भी रैशनल नंबर है, क्योंकि 0 को भी मैं 0/1 लिख सकता हूं। यहां पे डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, न्यूमिनेटर तो हो सकता है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। 0 भी एक रैशनल नंबर है। 2 एक रैशनल नंबर है? जी हाँ, 2 भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको भी P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया सबको अच्छे से। इसके बाद हम बात करें, अगर रैशनल नंबर की ही हम बात कर रहे हैं, तो रैशनल नंबर में अगर मैं इस रैशनल नंबर को डिवाइड करता हूं, फॉर एग्जांपल डिवाइड का मतलब है अगर मैं इस 2/3 को डेसिमल में रिप्रेजेंट करता हूं, तो या तो ये पक्का पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी टर्मिनेट हो जाएगा, या फिर हो सकता है ये पूरा पूरा डिवाइड ना हो, यानी नॉन टर्मिनेटिंग हो, डिवाइड ही ना हो। तो ऐसे नंबर का जो डिवाइड करेंगे तो आपका जो डेसिमल आएगा या तो वो टर्मिनेट करेगा या फिर टर्मिनेट नहीं करेगा, और अगर नहीं करेगा तो वो क्या मिलेगा? रिपीटिंग नंबर के साथ आएगा। एग्जांपल से बताता हूं, जैसे आपके पास 2/3 है, आपने 2 को रखा अंदर और 3 को रखा आपने बाहर, आप डिवाइड करते हो, 3 0 का कितना आएगा? 0, कितना बचेगा? 2, यहां पे डेसिमल, यहां पे डेसिमल, 0 लगाया, 0 उतार लिया, 3 6 18, कितना बचेगा? 2, ऊपर से उतारा 0, 3 6 18, फिर कितना बचेगा? 2, फिर उतारोगे 0, 3 6 18। तो हम ये देख रहे हैं कि ये तो नंबर रिपीट ही होता रहेगा, बार बार मेरे पास 2 आता रहेगा, मैं 0 उतारता जाऊंगा और आंसर में क्या आता जाएगा? 6 6 6 ही आता जाएगा। मींस ये डिवाइड ही नहीं हो रहा, पर नंबर यहां पे क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। तो जितने भी रैशनल नंबर्स होते हैं उनको अगर आप डिवाइड करोगे, या तो वो पूरे पूरे डिवाइड हो जाएंगे, टर्मिनेट हो जाएंगे, या अगर वो टर्मिनेट नहीं होते हैं तो वो पक्का नंबर्स रिपीट करने वाले हैं। चाहे तो एक नंबर रिपीट करेगा, या 2 करेंगे, या 3 करेंगे, या 10 करेंगे,
रिपीट जरूर करने वाले हैं। मतलब कि आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो रिपीटिंग नंबर ही होगा, या तो टर्मिनेट हो जाएगा या टर्मिनेट नहीं होगा। नहीं होगा तो नंबर्स रिपीट जरूर करेंगे। जैसे यहाँ पे 6 रिपीट हो रहा है, 4 5 4 5 0.45 45 45 आ सकता है, 0.317 317 317 आ सकता है। तो ये सब निशानी किसकी है? रैशनल नंबर की ही निशानी है। इसके बाद रैशनल के बाद मेरे पास आता है बच्चों नंबर इरैशनल नंबर। अब जो नंबर रैशनल नहीं है, यानी जिनको मैं पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकता, ऐसे नंबर को बच्चों बोलने वाले हम लोग इरैशनल नंबर। और जितने भी इरैशनल नंबर हैं उनको हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। 4 कैटेगरी में पहली कैटेगरी क्या है मेरे पास? अगर मैं बोलूं कि ऐसा कोई नंबर आ जाए जिसको डिवाइड करने पर जो डेसिमल आए वो टर्मिनेट भी ना हो, यानी पूरा पूरा डिवाइड ही ना हो, और नंबर रिपीट भी ना करें। रैशनल में तो बोला था या तो टर्मिनेट करेंगे या फिर नॉन टर्मिनेट होगा तो वो रिपीटिंग नंबर जरूर मिलेगा। पर इरैशनल नंबर के अंदर ना तो वो डिवाइड करेगा ना वो रिपीट करेगा, मींस नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग रहेगा। एग्जाम्पल है जैसे इसका, मैंने यहां पे एक नंबर लिखा है, 0.123456 और उसके बाद मैंने अलग से नंबर लिखे हैं। तो कोई नंबर का कोई पैटर्न थोड़ी समझ में आ रहा, मुझे सेम नंबर थोड़ी बार बार रिपीट हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो रहा 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 रिपीट तो नहीं हो रहे। डैश का मतलब है कि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा और यहां पर नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो ये पहली कैटेगरी आती है इरैशनल नंबर की। ऐसे यहां पर 0.10 100 100 फिर उसके बाद 1 के बाद 4 टाइम 0, इसमें भी नंबर रिपीट ऐसा सेम तरीके से नहीं हो रहे। या तो ये हो जाता 10 10 10 10 तो हम कह भी सकते हैं रिपीट हो रहा है, बट इसको रिपीटिंग नहीं कहेंगे। टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, रिपीट भी नहीं हो रहा है। दूसरी कैटेगरी इरैशनल नंबर की क्या है बच्चों? दूसरी कैटेगरी में आता है स्क्वायर रूट ऑफ एनी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है सर? जैसे अगर आपने पढ़ा है 1 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास? 1 का स्क्वायर 1 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है। तो ये नंबर जो है जो किसी का स्क्वायर है इनको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर, और जो नंबर किसी का स्क्वायर नहीं है इनको हम बोलते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर आप नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये नंबर भी क्या होंगे? हमारे इरैशनल नंबर ही होंगे। अगर आप इनका रूट निकालने की कोशिश करोगे तो ये पूरे पूरे डिवाइड होंगे ही नहीं और रिपीट भी नहीं होते। तो ये सेकंड कैटेगरी हमारी इरैशनल नंबर की। सिमिलरली मेरे पास थर्ड कैटेगरी आती है क्यूब रूट ऑफ एनी नॉन परफेक्ट क्यूब। जैसे परफेक्ट स्क्वायर होते हैं ऐसे ही परफेक्ट क्यूब भी होते हैं। जैसे कि 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27। तो ये जो नंबर मैंने लिखे हैं ये नंबर है परफेक्ट क्यूब, और जो बीच के नंबर आएंगे 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 9 है, 10 है एंड सो ऑन, ये नंबर किसी का क्यूब नहीं है। तो अगर मैं किसी नॉन परफेक्ट क्यूब का क्यूब रूट फाइंड करूंगा तो वो भी नंबर क्या कहेंगे? इरैशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। 3 कैटेगरी हो गई। फोर्थ कैटेगरी मेरे पास आती है वो है पाई। अब पाई को हम इरैशनल नंबर कहते हैं। पाई की वैल्यू बच्चों, अगर मैं किसी भी बच्चे से पूछता हूं सर पाई की वैल्यू क्या है, तो बच्चों का एक ही जवाब आता है, सर पाई की वैल्यू है 22/7। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 हम लोग लेते हैं।
या हम लेते हैं 3.14। पर क्या ये एग्जैक्ट वैल्यू यही है इसकी? तो आंसर है नो। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं है। ये हम अपनी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। अगर हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू लेने लग जाएं तो ये जो नंबर बनेगा, पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो ना तो टर्मिनेट करती है ना रिपीट करती है, कभी भी टर्मिनेट नहीं करती, रिपीट भी नहीं करती। तो एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग नहीं ले सकते हैं, इसलिए पाई को आपको क्या बोला गया है? इट इज एन इरैशनल नंबर, क्योंकि ये ना तो टर्मिनेट करता और ना ही नंबर रिपीट करते हैं, इसलिए पाई को हम लोग बोलेंगे इरैशनल नंबर। तो क्या सर ये 22/7 भी इरैशनल है? जी नहीं, 22/7 तो एक रैशनल नंबर है, क्योंकि जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये 6 या 7 डिजिट के बाद रिपीट होना शुरू हो जाएगा, और रिपीटिंग डेसिमल को हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर बोलते हैं। पाई एक इरैशनल नंबर है, बट 22/7 एक रैशनल नंबर है, जो कि एक एज्यूम्ड वैल्यू है। कन्वीनियंट के लिए वैल्यू हम लोग इसका यूज करते हैं ताकि कैलकुलेशन आराम से हो जाए, कटिंग वटिंग हो जाए। 4 कैटेगरी थी इरैशनल नंबर की। पहली बताया मैंने, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग हो जाए, नॉन रिपीटिंग आ जाए, तो वो इरैशनल। परफेक्ट नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट, वो भी इरैशनल। नॉन परफेक्ट क्यूब का क्यूब रूट, वो भी इरैशनल। पाई को हम क्या बोलते हैं? इरैशनल नंबर ही बोलते हैं। ये सारे नंबर मिलकर, रैशनल और इरैशनल नंबर मिलकर क्या बनाते हैं? रियल नंबर, जो हमारा 10th क्लास का पहले ही चैप्टर का नाम है रियल नंबर। मींस जितने भी नंबर प्रेजेंट हैं, या तो वो नंबर रैशनल है या फिर वो नंबर इरैशनल है, सबको मिलाकर मैंने क्या बोल दिया? ये सारे नंबर क्या कहलाएंगे? रियल नंबर कहलाएंगे। इसके बाद मेरे पास आता है बच्चों प्राइम नंबर। अब ये प्राइम नंबर बच्चों की बड़ी कंफ्यूजन रहता है कि सर ये प्राइम नंबर क्या है, बार बार कंफ्यूज हो रहे हैं, इतनी बार यूज आता है। तो बच्चों प्राइम नंबर तो छोटी क्लास का ही कंसेप्ट हो जाता है। प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है? ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हों और दोनों फैक्टर अलग अलग हों। कई बार बच्चों से पूछता हूं कि सर प्राइम नंबर क्या होता है, बच्चों बताओ। वो कहते हैं सर खुद की टेबल में जाए और 1 की टेबल में जाए। वो बात भी बिल्कुल ठीक है, मतलब उसके 2 ही फैक्टर हों, एक तो वो खुद की टेबल में आए और एक 1 की टेबल में आता है। ऐसे नंबर को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। मैं एग्जांपल से समझाता हूं। प्राइम नंबर क्या है, मान के चलते हैं आपके पास सपोज एक नंबर है 3। अब आप 3 के फैक्टर बताएं क्या क्या है। 3 किस किस की टेबल में आता है? 3 जो आता है 1 की टेबल में आता है और 3 की टेबल में आता है, और किसी की टेबल में तो नहीं आता। कितने फैक्टर हो गए इसके? 2 फैक्टर हो गए। अच्छा 5 ले लेता हूं। 5 किस किस की टेबल में आता है? 1 की टेबल में आता है, 5 की टेबल में आता है। कितने फैक्टर हो गए? 2 फैक्टर हो गए। अगर मैं तुमसे कहूं 6 आ गया, 6 किस किस की टेबल में आता है? सर 1 की टेबल में आता है, ठीक है। 2 की टेबल में आता है, ठीक है। 3 की टेबल में आता है, ठीक है। और 6 की टेबल में आता है। अब यहां कितने फैक्टर हो गए? यहां फैक्टर बन गए मेरे 4। तो अगर किसी नंबर के सिर्फ 2 ही फैक्टर आते हैं, एक वो खुद आए और एक 1 आए, ऐसे नंबर को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। और जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर आते हैं उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। जो प्राइम नहीं होते उनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर जिसके 2 ही फैक्टर हैं, सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, उनको बोलेंगे प्राइम नंबर। जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं उसको बोलेंगे हम लोग कंपोजिट नंबर। कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट है यहां पर समझने वाला। सर 2 फैक्टर होते हैं जिसके, तो वो तो प्राइम नंबर। सर 2 से ज्यादा होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर। जिसका सिर्फ एक ही फैक्टर हो, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका एक ही फैक्टर होता है? तो वो नंबर हमारा है 1। 1 किस किस की टेबल में आता है? 1 की टेबल में ही तो आता है 1। तो सिर्फ एक ही फैक्टर है, ना तो ये प्राइम नंबर में आएगा ना इसको कंपोजिट नंबर मानते हैं। 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। 2 के अलावा सेकंड पॉइंट यहां पे इंपॉर्टेंट है,
2 के अलावा जितने भी मेरे प्राइम नंबर हैं वो सारे ही नंबर ओड होंगे, ओड ही होंगे। 2 के अलावा सारे के सारे प्राइम नंबर हमेशा ओड ही होते हैं। अगर इवन हो जाएगा तो एक फैक्टर 2 भी बन जाएगा। सारे इवन नंबर 2 के टेबल पे तो डिवाइड होते ही हैं, तो उनके तो 2 से ज्यादा फैक्टर बन जाएंगे, इसलिए इवन तो आपका प्राइम नंबर में नहीं आएगा एक्सेप्ट 2। बाकी जितने भी प्राइम नंबर हैं वो सारे ओड नंबर ही आते हैं। पहला इवन प्राइम नंबर, पहला और इकलौता इवन प्राइम नंबर जो है वो 2 है, और पहला ओड प्राइम नंबर जो है वो 3 है। पहला इवन प्राइम नंबर 2, पहला ओड प्राइम नंबर 3। पहला इवन कंपोजिट नंबर, इवन कंपोजिट मतलब इवन भी हो और उसके 2 से ज्यादा फैक्टर भी हो, तो वो नंबर मेरे पास है 4। और पहला ओड कंपोजिट नंबर, ओड भी हो और कंपोजिट भी हो, तो वो बनेगा हमारा 9। कैसे बनेगा 9 ये भी बता रहे, तो 9 की ही क्यों है। आपका 1 नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 2 आपका क्या है इवन नंबर है बट प्राइम नंबर है, 3 आपका ओड है पर कंपोजिट है, 4 आपका इवन है, तो इवन तो बात नहीं कर रहे हम, तो ओड कंपोजिट की बात कर रहे हैं। 5 आपका ओड नंबर है बट ये प्राइम नंबर है, 6 आपका इवन है, 7 आपका ओड है पर ये भी एक प्राइम नंबर है, 9 आपका ऐसा नंबर है जो ओड भी है और कंपोजिट भी है, क्योंकि इसके फैक्टर 2 से ज्यादा है। 1 के टेबल में भी जाएगा, 9 की खुद के टेबल में भी जाएगा और 3 की टेबल में भी जाता है। तो ये क्या है, एक पहला ओड कंपोजिट नंबर है। इसमें भी क्वेश्चन आते हैं, पहला इवन कंपोजिट, पहला ओड कंपोजिट, ये भी आपको पता होने चाहिए। इसके बाद मेरे पास आता है कुछ प्राइम नंबर है स्टार्टिंग के, क्योंकि जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो डिवाइड सिर्फ प्राइम नंबर पे ही करने वाले हैं, तो पहले कम से कम 10 प्राइम नंबर बच्चों आपको जरूर याद होने चाहिए। जैसे पहला प्राइम नंबर क्या है मेरा 2, सेकंड प्राइम नंबर क्या है मेरे पास 3, फिर उसके बाद आता है 5, 7, ओड नंबर ही काउंट करने, 7 के बाद 9 नहीं हो सकता, 11, 13, 15 नहीं होगा, 17 होगा, 19 होगा, 21 नहीं होगा, 23 होगा। तो कुछ प्राइम नंबर मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इनको जरूर नोट करें और इनको तो बिल्कुल रट लें कि इनसे ही डिवाइड करना है जब भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करने वाले हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों, आगे हमारे पास आता है प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है। अब जैसे मैंने प्राइम नंबर बताया जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, दोनों ही फैक्टर अलग अलग हो तो वो प्राइम नंबर होते हैं। अगर मैं तुम्हें कहूं कि कंपोजिट नंबर ले लो और उसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखें, उस प्रोडक्ट की फॉर्म को हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। यानी किसी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर की प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज करते हैं मेरे पास एक नंबर है, नंबर हम ले लेते हैं, चलिए 18 नंबर ले लेते हैं। आपको बोला गया 18 के प्राइम फैक्टराइजेशन करें, इट मींस आपको किससे डिवाइड करना है, प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है। पहला प्राइम नंबर क्या है 2, हमने डिवाइड किया 9, 3 पे डिवाइड किया 3, और फिर 3 पे डिवाइड किया तो 1। तो 18 एक कंपोजिट नंबर है, इसको मैंने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की फॉर्म में लिख दिया। तो इस नंबर को, इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। इसकी भी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। इस प्राइम फैक्टराइजेशन के ऊपर ही चैप्टर नंबर 1 में एक थ्योरम आती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्योंकि ये कुछ प्राइम फैक्टराइजेशन से रिलेटेड है तो मैंने इसको यहीं पे ही एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन अगर समझ में आ जाते हैं तो ये थ्योरम बहुत इजी है समझने के लिए। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। यानी किसी भी कंपोजिट नंबर को आप प्राइम नंबर की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये जो फैक्टराइजेशन आएगी हमेशा यूनिक आएगी। यूनिक का मतलब है हमेशा सेम ही आएगी। हाँ, ये हो सकता है कि उसका ऑर्डर अलग हो सकता है, यानी प्राइम नंबर का ऑर्डर अलग हो सकता है, बट जो फैक्टराइजेशन आएगी वो हमेशा
यूनिक ही आएगी। जैसे एग्जांपल से लेते हैं, सपोज करते हैं मेरे पास एक नंबर है, मैं नंबर ले लेता हूं 54, इसके प्राइम फैक्टर बनाते हैं। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे 27, 3 से डिवाइड करेंगे 9, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3, और 3 से डिवाइड करेंगे तो 1। मैंने इसके प्राइम फैक्टर बना दिए। अब ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपने इसको पहले ही 2 से डिवाइड करना है। बच्चे कहते हैं कि सर अगर मैं पहले 3 से डिवाइड कर दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो 2 बाद में आ जाएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो प्राइम नंबर्स आएंगे वो नंबर हमेशा सेम ही आएंगे, यूनिक ही आएंगे। हाँ, ऑर्डर अलग अलग हो सकता है। यही आपके पास क्वेश्चन था, यही आपकी थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। कि जो ये प्राइम फैक्टर का ऑर्डर अलग अलग हो सकता है बट प्राइम फैक्टर हमेशा सेम ही आएंगे। कई स्कूल में क्वेश्चन बच्चों ये पूछ लेते हैं कि प्राइम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को स्टेट कीजिए, तो स्टेटमेंट आपको समझ में आनी जरूरी है। यही प्राइम फैक्टर जैसे कुछ रिलेटेड भी है। इसके बाद बच्चों मेरे पास आता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेरे पास आता है HCF क्या होता है। HCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको कई बार GCD भी बोल देते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का क्या मतलब है? मेरे पास कोई 2 नंबर हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। मेरे पास कोई 2 नंबर हैं या 2 से ज्यादा नंबर हैं। HCF क्या होता है? एक ऐसा नंबर होगा जो मेरे गिवन नंबर को डिवाइड करता हो। ऐसा नंबर जो मेरे गिवन नंबर को क्या करता हो? डिवाइड करता हो। वो बड़े से बड़ा नंबर को हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। मान लेते हैं मेरे पास सिर्फ 2 नंबर हैं, एक नंबर 18 है और एक नंबर हम ले लेते हैं 27। ठीक है, ले लेते हैं। ऐसे बड़े से बड़ा नंबर बताना है जो इसको भी डिवाइड करे, इसको भी डिवाइड करे। अब ये किस किस के टेबल में आते हैं? 18 किस किस के टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है, 9 के टेबल में आता है, 18 के टेबल में आता है। हमने क्या कर लिए? इसके सारे फैक्टर्स लिख लिए कि ये किस किस के टेबल में आता है। ऐसे 27 है, इसके भी प्राइम फैक्टर लिख लेता हूं। किस किस के टेबल में जाता है 27? 1 के टेबल में जाएगा, 3 के टेबल में जाएगा, 9 के टेबल में जाएगा, फिर ये 27 के टेबल में जाएगा। हमने क्या किया? 18 के भी फैक्टर्स लिख लिए, 27 के भी फैक्टर लिख लिए। इनमें से सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है? कौन सा फैक्टर है? यहां पे नजर आ रहा है मुझे 9। इसका मतलब इसका जो HCF है दोनों नंबर का वो 9 है। ऐसा HCF एक ऐसा नंबर होगा जो इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा। और अगर ये नंबर इसको भी डिवाइड करता है, इसको भी डिवाइड करता है, तो ये नंबर या तो इनके इक्वल होगा या इससे हमेशा छोटा नंबर होगा। मींस HCF जो आएगा नंबर से हमेशा या तो छोटा आएगा या फिर इक्वल ही आएगा। तो HCF बात समझ में आ गई? दिखा दे तो क्या लिखा है हमने इसके ऊपर, HCF के ऊपर। HCF ऑफ 2 और मोर नंबर, 2 या 2 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा नंबर का HCF वो नंबर है जो हमेशा गिवन नंबर को क्या करे? डिवाइड करे। ऐसा नंबर जो गिवन नंबर को क्या करे? डिवाइड करे। इसको भी डिवाइड करे, इसको भी डिवाइड करे, इसको भी डिवाइड करे। ऐसे नंबर को बोलते हैं हम लोग HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एग्जाम्पल लिखा है यहां पर। एग्जाम्पल मेरे पास दिया है, मेरे पास 2 नंबर ले रखे हैं यहां पर, फिर दोबारा से एक नंबर 12 है और एक नंबर 18 है। इसका HCF जो है वो 6 है।
कैसे 6 है? आपने 12 के फैक्टर बनाए, 18 के फैक्टर बनाए, उनमें से कॉमन फैक्टर में सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है जो दोनों का कॉमन हो? वो नंबर क्या है? 6। और आप देख भी सकते हैं जो 6 है वो 6 के टेबल में 12 भी आता है, 6 के टेबल में 18 भी आता है, क्योंकि ये 6 से डिविजिबल है। तो यही बात मैंने यहां भी लिखी है, एचसीएफ जो रहेगा वो हमेशा उन नंबर से, चाहे वो 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, 50 नंबर हो, उन सब से या तो छोटा होगा या किसी एक के इक्वल होगा। HCF। उसके बाद कुछ मेथड्स हैं HCF निकालने के। पहला मेथड तो मैंने बता ही दिया है आपको कि आपने क्या करना है, उन दोनों नंबर के क्या निकाल लेने हैं? फैक्टर। फैक्टर के बाद उनमें से कॉमन फैक्टर देख लें, और उन कॉमन में से जो हाईएस्ट फैक्टर होगा उसको हम बोलेंगे HCF। तो ये तो है हमारे पास पहला मेथड, बाय फाइंडिंग द फैक्टर्स। दूसरा मेथड बच्चों मेरे पास आता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये मेथड क्लास 10 में एक ही मेथड हमने यूज करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये मैं तभी बता दूंगा जब हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन सामने आएंगे, हम तभी डिस्कस करेंगे इस बारे में, क्योंकि हमने करना ही एक ही मेथड है। एक मेथड और भी है एचसीएफ निकालने का, वो है कंटिन्यूड डिवीजन मेथड। ये भी बता देता हूं, जो थोड़ा सा पीछे छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है। सपोज करो मेरे पास 3 नंबर है, एक नंबर 12 है, एक 18 है और एक 24 है। आपको कह रहे हैं कि भाई इनका एचसीएफ निकाल। आपने क्या कर लिया, आपने कोई 2 नंबर ले लिए, चलिए मैंने 12 और 18 ले लिया। जो इनमें से छोटा नंबर है वो मैंने बाहर रख लिया और 18 को मैंने अंदर रख लिया। 12 के टेबल में डिवाइड करेंगे, 12 बन जा 12, कितना आ जाएगा? 6। अब 6 को बाहर रखना है और 12 को हमने कहां पे रखना है? अंदर। तो 6 के टेबल में 12 कितने पे आता है? 2 पे। यहाँ पे ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे 6 आ गया और एक नंबर मेरा क्या बचा हुआ है? 24। अब 6 के टेबल में 24 देख लेते हैं कितने पे आता है। 6 4 जा 24, ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो एचसीएफ मेरा कितना आएगा? 6 आएगा। याद आ गया होगा जरूर आपको, क्योंकि मेरे को याद है 6th क्लास में जो मेरे स्कूल बच्चे हैं उनको मैंने ये कंसेप्ट समझाया था। तो इस मेथड को हम बोलते हैं कंटिन्यूड डिवीजन मेथड। बट फिर से बता रहा हूं, 10th क्लास के अंदर एक ही मेथड हमने यूज करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हाँ यूज कर सकते हैं, बाकी भी यूज कर सकते हैं, जिसको समझने के लिए कर सकते हो, बट अदरवाइज मेथड एक ही यूज करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एचसीएफ के बाद मेरे पास दूसरा नंबर आता है एलसीएम। ये एलसीएम का मतलब क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब एलसीएम क्या है? 2 या 2 से 2 और मोर नंबर का जो एलसीएम होगा, एक ऐसा नंबर होगा जो कि दोनों गिवन नंबर से, 2 नंबर हो या 3 नंबर हो, उन सभी नंबर से डिवाइड हो जाए। यानी ऐसा कोई नंबर जो गिवन नंबर से डिवाइड हो जाए, मींस ये नंबर इससे भी डिवाइड हो जाए, इससे भी डिवाइड हो जाए, इससे भी डिवाइड हो जाए, ऐसे नंबर को हम बोलते हैं एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको निकालने के भी वैसे तो 3 मेथड है, पर मैं छोटा सा एग्जांपल लेके बताता हूं, जैसे हम छोटी क्लास में सिखाते भी हैं। सपोज करें आपको कहा गया है आपको एलसीएम निकालना है, 8 है आपके पास और एक आपके पास सपोज कर दे 24 है। इनका आपको क्या निकालना है? एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो पहला काम क्या करना है, आपने इन सबके मल्टीपल्स निकालने हैं। मल्टीपल मतलब 8 की टेबल टाइप लिखना है। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40 एंड सो ऑन, चलते रहेंगे। 24 के भी आपने मल्टीपल लिखने हैं। 24 बन जा 24, 48, 72 एंड सो। आप इनमें से कॉमन मल्टीपल बताइए क्या है? कॉमन जो दोनों में आता है। पहला मल्टीपल हमें क्या दिखाई दे रहा है? 24। और आगे आप 8 के टेबल में जाएंगे तो 48 भी आएगा, 8 6 जा 48। दूसरा कॉमन क्या आ गया? 48। तो कॉमन मेरे पास आ गया, एक आ गया 24 और एक आ गया 48। आगे भी आते होंगे। इनमें से लीस्ट नंबर कौन सा है? जो लीस्ट हो, कॉमन हो और मल्टीपल हो। तो लीस्ट तो पहले वाला ही आएगा। इसका मतलब इनका जो मल्टीपल है, एलसीएम है, वो कितना बनेगा? 24। तो एलसीएम ऐसा नंबर होगा जो इसकी टेबल पे भी आएगा, इसकी टेबल पर भी आएगा। यानी दोनों नंबर से या तीनों नंबर से वो नंबर जो एलसीएम होगा वो डिवाइड होगा। छोटे से छोटा मल्टीपल जो गिवन नंबर से डिवाइड हो, ऐसे को बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एग्जाम्पल लिखा है जैसे 12 और 18 का जो एलसीएम है वो 36 है, क्योंकि 12 के टेबल में भी 36 आता है और 18 के टेबल में भी 36 आता है। सभी मल्टीपल में से कॉमन मल्टीपल जब निकालेंगे तो सबसे छोटा मल्टीपल जो आएगा वो 36 ही आएगा, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं? एलसीएम। जैसे मैंने एचसीएफ में बताया था कि जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ होता है, वो दोनों नंबर से हमेशा छोटा होता है, बट एलसीएम में उल्टा है।
एलसीएम आप किन्हीं भी नंबर का निकालोगे वो उन नंबर से हमेशा बड़ा होगा या उनके इक्वल होगा। जैसे यहां पे भी आप देख पा रहे हैं, इसमें एलसीएम कितना आ रहा है 36, इससे भी बड़ा है, इससे ही बड़ा है, क्योंकि 12 की टेबल में भी आता है, 18 की टेबल में भी आता है, इसलिए एलसीएम जो आएगा वो इन दोनों नंबर से या तो बड़ा आएगा या फिर एक नंबर के इक्वल आ सकता है। एलसीएम निकालने के भी हमारे पास 3 मेथड है। पहला मेथड है मल्टीपल निकाल का, अभी जैसे मैंने निकाल के दिखाया है कि पहले दोनों तीनों नंबर की मल्टीपल्स निकालो, फिर कॉमन निकाल लो, फिर उनमें से जो सबसे छोटा है वो ही आपका क्या बनेगा, एलसीएम। दूसरा मेथड हमारे पास है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो 10th क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं, इसको भी डिस्कस करेंगे, पर जब क्वेश्चंस आएंगे तो हम डिटेल में इसके बारे में भी बात करेंगे। और थर्ड मेथड जो है वो है कॉमन डिवीजन मेथड। ये तो सभी इससे फैमिलियर होंगे ही। कॉमन में हम क्या करते हैं, जैसे सपोज करो आपके पास 8 है, 9 है, 12 है, आपको एलसीएम निकालना है, तो हम लोग तो ऐसे यूज करते थे कि प्राइम नंबर पे डिवाइड करो, 2 की टेबल में 4, 9 जाता नहीं 2 की टेबल में, तो 9 ऐसे कैसे लिखना है, 2 की टेबल में 12 कितने पे आएगा 6 पे, फिर 2 पे करना है, 2 2 जा 4, 9 जाता नहीं है तो 2 3 जा 6, फिर 2 की टेबल में ये 1 पे, ये जाता नहीं है, ये भी जाता नहीं है, फिर प्राइम नंबर 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 के टेबल में 9 आएगा 3 पे, ये आएगा 1 पे, और फिर जाएगा दोबारा से 3 पे। जब तक लास्ट में 1 नहीं आ जाता तब तक हम प्राइम नंबर से डिवाइड करते रहते हैं। और फिर इसका जो एलसीएम आता है वो आता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72। तो फिर इन तीनों का एलसीएम क्या बनेगा 72। इन तीनों नंबर से बड़ा ही बनेगा 72। ये 3 मेथड है निकालने के, बट हम लोग कौन सा यूज करेंगे, एक ही मेथड यूज करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एचसीएफ में भी और एलसीएम में भी। वो जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो इनके बारे में भी बहुत डिटेल में बात करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास, रिलेशनशिप क्या है अगर मैं एचसीएफ और एलसीएम के बीच में, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं, पेपर में भी आते हैं, बुक में भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। रिलेशन क्या है एचसीएफ और एलसीएम के बीच में। अगर मैं किसी भी 2 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकालता हूं, कोई भी 2 नंबर हैं, मैं उनका एचसीएफ और एलसीएम निकालूंगा, तो एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा उन 2 नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आएगा जिनका एचसीएफ निकाला है, जिनका एलसीएम निकाला है। मींस अगर सपोज करो मेरे पास नंबर है, एक नंबर 8 है और एक नंबर मान के चलता हूं 27 है, इसका जो भी एलसीएम आएगा और जो भी एचसीएफ आएगा, उन दोनों नंबर का एचसीएफ एलसीएम का प्रोडक्ट इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर ही आएगा। पर ये जो रिलेशनशिप है सिर्फ 2 नंबर के लिए ही एप्लीकेबल है। अगर मैं बोलूं 3 नंबर का एलसीएम निकालो, 3 नंबर का एचसीएफ निकालो, उन दोनों का प्रोडक्ट तीनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ क्या होगा, 2 ही नंबर के लिए ये रिलेशनशिप एप्लीकेबल है। बहुत ध्यान से नोट कर लें, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आएगा जिस नंबर का आपने एलसीएम और एचसीएफ निकाला है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो एचसीएफ होगा वो हमेशा एलसीएम से एलसीएम का फैक्टर होगा। जो एचसीएफ होगा वो एलसीएम का फैक्टर होगा। मींस एचसीएफ हमेशा एलसीएम को पूरा पूरा डिवाइड करेगा। एलसीएम इज डिविजिबल बाय एचसीएफ, हमेशा होगा ही होगा। एचसीएफ डिवाइड्स एलसीएम एग्जैक्टली, एचसीएफ एलसीएम को पूरा पूरा डिवाइड करेगा। मींस एचसीएफ जो होगा वो हमेशा एलसीएम का फैक्टर जरूर होगा। अब आता है मेरे पास क्वेश्चन, जब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा यहां पे भी एक बार हल्की सी चर्चा कर लेते हैं। हमें कैसे पता लगेगा कौन से क्वेश्चन में एचसीएफ निकालना है, कौन से क्वेश्चन में एलसीएम निकालना है। तो मैंने कुछ कीवर्ड लिखे हैं या कुछ एप्लीकेशन लिखी हैं जहां जहां एचसीएफ कहां यूज करेंगे और एलसीएम कहां यूज करेंगे। तो कीवर्ड लिखे हैं मैंने यहां पर। अगर किसी क्वेश्चन में मैक्सिमम वर्ड आ जाए,
मैक्सिमम वर्ड आ जाए, ग्रेटेस्ट वर्ड आ जाए, हाईएस्ट आ जाए, या फिर लिखा आ जाए सेम नंबर, तो आपको समझ जाना है एचसीएफ निकालना है। कीवर्ड मैंने लिख दिया यहां पर। इसके अलावा और कहां यूज करते हैं, अगर सपोज करते हैं मुझे किसी भी क्वांटिटी को, क्वांटिटी जैसे कोई बर्फियां हैं, दो अलग अलग टाइप की बर्फियां हैं, उनको मुझे इक्वल ग्रुप में डिवाइड करना है, मुझे टॉफीज हैं उनको इक्वल पैकेट में डिवाइड करना है। ऐसे क्वेश्चन में जब सेम नंबर में डिवाइड करना है क्वांटिटीज को या पीपल को, तो हमें एचसीएफ निकालना है। मींस जैसे एग्जांपल है, एक एग्जांपल है एनसीईआरटी का ही, मेरे पास 420 काजू बर्फी है, 130 बादाम बर्फी है, उनको मुझे स्टैक में लगाना है ताकि हर स्टैक में इक्वल नंबर ऑफ बर्फी आ जाएं। मींस आपको बर्फीज को इक्वल स्टैक में डिवाइड करना है, मींस हर स्टैक में इक्वल बर्फीज ही रखनी है, आप क्वांटिटी को इक्वल स्टैक में रखना चाहते हो, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एचसीएफ यहां पे यूज करना होगा। अगर लोगों को ग्रुप में या रोज में अरेंज करना पड़ जाए तो भी हमें क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ ही निकालना है। जैसे सपोज करते हैं एक सेमिनार हो रहा है जहां पे कुछ इंग्लिश के टीचर हैं, कुछ हिंदी के टीचर हैं, कुछ मैथ्स के टीचर हैं, उन सभी टीचर्स को मुझे सेम नंबर ऑफ टीचर्स में डिवाइड करना है, सब्जेक्ट भी सेम हो और सभी में नंबर ऑफ टीचर्स भी सेम हो। तो ऐसे अगर मैं लोगों को भी ग्रुप में डिवाइड करना है, सेम नंबर ऑफ पीपल के ग्रुप में डिवाइड करना है, वहां पे भी आपको क्या निकालना होगा, एचसीएफ। अगर कहीं पे क्वेश्चन आ जाए, कोई परेड वाला क्वेश्चन आ जाए कि आपने कुछ मेंबर्स को परेड में इक्वल कॉलम में अरेंज करना है, इक्वल नंबर ऑफ कॉलम में अरेंज करना है परेड के अंदर, लाइन के अंदर, तो भी आपको समझना है एचसीएफ ही निकालना है। और कहां यूज करते हैं, अगर मुझे किसी रेक्टेंगुलर ग्राउंड है, सपोज करो मेरे पास एक रूम है, इस पे मुझे क्या करना है, टाइल लगाने हैं, स्क्वायर टाइल लगानी है, तो मुझे ये पता करना है कि वो जो स्क्वायर टाइल है उसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है, स्क्वायर की जो साइड है वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, जो लेंथ में भी फिट बैठे और जो ब्रेड्थ में भी फिट बैठे। मींस ऐसी साइड चूज करनी है जो लेंथ को भी डिवाइड करे और ब्रेड्थ को भी डिवाइड करे। ऐसा नंबर जो लेंथ को भी डिवाइड करे, ब्रेड्थ को भी डिवाइड करे, तो ऐसे नंबर में तो हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ ही निकालते हैं। तो अगर आपको किसी स्क्वायर की साइड पता करनी हो जो कि रेक्टेंगल फ्लोर के ऊपर डालनी है, उसके लिए भी हमें क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ। पांचवा हम लोग जनरली यूज करते हैं। जनरली यूज कहां करते हैं, सपोज करो मेरे पास एक नंबर मैंने लिखा है, एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मैंने एक नंबर लिखा हुआ है 30 डिवाइड बाय 45। अब मैं तुम्हें बोलूं कि इसको कटिंग करनी है, इसकी कैंसिल आउट करना है, तो कैंसिल आउट किस पे करोगे बच्चे, पहले कैंसिल 3 पे जाएगा, फिर कहेंगे सर ठीक है 3 पे जाएगा, 3 पे कट कर दो, 10 आ गया, 3 पे कट करेंगे सर 15 आ गया, आगे भी कट रहा है, हाँ जी सर कट रहा है। तो वो क्या करते हैं, छोटे छोटे नंबर पे कट करते हैं। अगर मैं ये बोल दूं कि इसको बड़े से बड़े नंबर पे काटो, 30 बाय 45 को बड़े से बड़े नंबर पे काटो, इसका मतलब आपको क्या निकालना है, एचसीएफ ही तो चाहिए होगा कि जो ऊपर वाले को भी डिवाइड कर दे और नीचे वाले को भी डिवाइड कर दे। तो जैसे ये दोनों नंबर जो जाएंगे 15 के टेबल में जाएंगे, ये 2 पे जाएगा और ये कितने पे जाएगा, 3 पे, तो वहां भी तो हम एचसीएफ ही तो निकालते हैं, दोनों नंबर का ऐसा नंबर जो इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी डिवाइड कर दे और वो बड़े से बड़ा नंबर ही हो, तो ऐसे केस में भी हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ। जैसे एचसीएफ की एप्लीकेशन है हमारे पास, बिल्कुल उसी तरीके से कुछ एलसीएम की भी एप्लीकेशंस भी हैं और कुछ मैंने उसके कीवर्ड्स भी आपके लिए तैयार किए हैं, कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो आपके एनसीईआरटी की बुक में भी आएंगे। जैसे सपोज करते हैं कि आपके पास कीवर्ड क्या क्या रहेंगे अगर आपको एलसीएम निकालना है, कहीं पे भी वर्ड आ जाए टुगेदर, साइमल्टेनियसली, एट द सेम टाइम, स्मॉलेस्ट भी आ जाए, मिनिमम आ जाए, लीस्ट आ जाए, इसका मतलब है समझ जाना है आपको, मैक्सिमम केस में आपको क्या निकालना पड़ता है, एलसीएम।
कहां कहां आते हैं ये वर्ड, कहां कहां आते हैं, टुगेदर कहां आता है, साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम, ये तभी आते हैं जब किसी जगह पर हम कोई स्केड्यूलिंग करते हैं, सेम टाइम पे मिलने को कहते हैं, या फिर सिंक्रोनाइजेशन, सब कुछ सेम तरीके से होगा, रेगुलर इंटरवल पे दोबारा होगा, रिपीटेड वाली चीजें होने वाली हैं, वहां पर आपको यही वर्ड देखने को मिलेंगे। जैसे एग्जांपल बताया यहां पर, आपकी ट्रैफिक लाइट्स हैं, ट्रैफिक लाइट क्या करती हैं, इकट्ठी जल सकती हैं। आपकी जो स्कूल की बेल है, दो बेल हैं तो वह इकट्ठी बज सकती हैं, अलग अलग टाइम पे बजती हो तो वह इकट्ठे कब बजेंगी। काफी सारे लोग हैं, दो लोग हैं, कोई एथलीट है, स्टार्टिंग पॉइंट पे इकट्ठे दौड़े और वो दोबारा कब मिलेंगे, यानी सेम इवेंट दोबारा कब होगी या इकट्ठे कब होगी, तब आपको क्या निकालना होगा इसमें, LCM। यहां से आपको समझ में आ जाएगा कि LCM कब निकालना है और HCF कब निकालना है। जैसे यहाँ पे ट्रैफिक लाइट सिग्नल है, इकट्ठे कब जलेंगी, 6 बेल हैं, अलग अलग टाइम पर बजती हैं, 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट के बाद बजती हैं, इकट्ठे कब बजेंगी, तो आपका क्या हो गया, दोबारा रिपीटिंग वाली इवेंट आ गई। अगर आपको कहूं रवि और शिखा दोनों स्पोर्ट्स फील्ड में सर्कुलर राउंड में दौड़ते हैं, अगर इकट्ठे स्टार्ट करते हैं दौड़ना तो वो दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पे इकट्ठे कब मिलेंगे, सेम टाइम पे कब मिलेंगे, ऐसे केस में भी आपको क्या निकालना होगा, LCM। आई होप यहां तक आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया है। यहां तक आपकी जो पहली वाली एक्सरसाइज है 1.1 उसका बेस मैंने आपके लिए तैयार कर दिया है। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा, क्योंकि अगर ये समझ नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपको एक्सरसाइज 1.1 में कुछ ना कुछ दिक्कत जरूर आएगी। तभी आपको कह रहा हूं इन चीजों को ध्यान से, अगर वीडियो नहीं भी कोई पॉइंट समझ में आ रहा उसको रिपीटिंग में देख सकते हैं, वापस करके भी देख सकते हैं, समझ में सब कुछ बताया गया है जितनी आपको जरूरत है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको यही वीडियोस और भी बहुत सारी इसी तरह की वीडियोस देखनी है तो सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को लाइक जरूर करें, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें। ऐसे ही वीडियो मैं आपके साथ बनाता रहूंगा। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है मैं 2 दिन के अंदर अपलोड कर दूंगा, वहां से भी इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू।